हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट एजुकेशन हब। देखिए, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3 लेके आए हैं जो टेंस पे बेस्ड है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जो एरर वाले क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व करना है। अभी तक हमने फिलअप्स वाले क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो थे, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो ग्रुप डी वगैरह के, जो एलडीसी वगैरह के, जो फोर्थ ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी के, उनमें भी फिलअप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने उसकी 2 एक्सरसाइज आपको करा दी हैं। एरर वाले क्वेश्चंस जनरली एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में भी एरर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 वाली भी है, एक्सरसाइज 4 है, वो भी एरर वाली एक्सरसाइज है। तो इसमें हम एरर वाले क्वेश्चंस लेके आए हैं। अब ये देखिए, एक जो क्वेश्चंस हैं, ये हमने जो इंग्लिश की एक बुक है, केडी पब्लिकेशन की बुक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह की, वो सभी को जानते होंगे, इससे परिचित होंगे। केडी पब्लिकेशन की बुक है, नीतू सिंह मैम की बुक है ये, ठीक है। और केडी पब्लिकेशन नाम से ही ये बुक आती है। और ये बुक पहले जो आती थी, ये प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम से बुक आती थी। प्लिंथ टू पैरामाउंट ये नीतू सिंह की ही थी, पहले प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम से आती थी। फिर नीतू सिंह मैम ने केडी दिल्ली की है ये, तो केडी कैंपस अलग कोचिंग इन्होंने अपनी डाल ली है। पहले ये पैरामाउंट कोचिंग में साथ पढ़ाती थी, अब इन्होंने केडी कैंपस खुद की अलग कोचिंग डाल ली है कई सालों पहले। तो अब ये केडी पब्लिकेशन नाम से इस बुक को छापती है। मटेरियल वही है, बस बुक पब्लिकेशन और बुक का नाम अलग है। अब केडी पब्लिकेशन है और पहले इसका नाम प्लिंथ टू पैरामाउंट था, ठीक है ना। तो मटेरियल वही है। तो उसकी कुछ एक्सरसाइज इसमें लेके आए हैं, हम देखते हैं। जो हमने पढ़ा है उसी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। उसी उसी जो हमने, जो भी रूल्स, जो भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं, उनके बेस्ड पे हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। स्पॉटिंग द एरर। तो यानी कि पार्ट ए, जो सेंटेंस है इसमें ए बी सी और डी, सेंटेंस के 4 पार्ट कर रखे हैं। यानी कि किसी न किसी ए बी सी पार्ट में कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली एरर है। और अगर किसी भी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो उसका आंसर आएगा नो एरर, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एरर वाला पार्ट है वही हमारा आंसर होगा। यानी कि जिस पार्ट में एरर है, जिसमें गलती है ग्रामेटिकली, वही हमारा आंसर होगा, उसी पे हमें टिक लगाना होता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड, नो एरर, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन से आप समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन है, इसमें आई हैव नॉट सीन ये सही है, आई के साथ हेल्पिंग वो बड़ी सारी चीज़ सही है, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है ना। ये सारी चीज़ सही है, हिम आ गया और सिंस फॉर यूज किया गया है। हमारे दिमाग में ये बात एक बैठी रहती है कि सिंस फॉर का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किया जाता है। मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी थी कि सिंस फॉर का यूज़ प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। तो ये टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट ही है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे सिंस फॉर का यूज हुआ है 20 ईयर्स। अब यहाँ देखिए, उसके बाद आगे देखते हैं। एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड, ठीक है। तो सारा सेंटेंस यहाँ तक सही हमें लग रहा है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एरर है। वो एरर क्या है कि यहाँ पे जो 20 ईयर्स है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन ये इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है। 20 ईयर्स जो है 20 सालों से मैंने उसे नहीं देखा है। इसका मतलब ये है कि 20 सालों से का मतलब ये डेफिनेट टाइम नहीं है। ये पीरियड ऑफ टाइम जो है ये डेफिनेट इंडेफिनेट है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट के साथ फोर आना चाहिए, ना कि सिंस। तो यानी कि यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इस पार्ट में यहाँ सिंस नहीं आना चाहिए, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, फोर आना चाहिए था। तब आपका आंसर सही हो जाता, तब आपका मतलब ये सेंटेंस सही हो जाता। तो यानी कि किस पार्ट में है ये, पार्ट ए में। तो यानी कि पार्ट ए में एरर है, इसलिए ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. अभी सेंटेंस देखते हैं। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. अब यहाँ सेंटेंस में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम टेंस की बात करते हैं
तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई कंजंक्शन आता है, कंजंक्शन चाहे WH वर्ड हो, चाहे कंजंक्शन WH वर्ड के अलावा कुछ एंड हो, दैट हो, कुछ भी कंजंक्शन, अगर कोई भी कंजंक्शन आता है तो कंजंक्शन यहाँ पे वेयर है, तो कंजंक्शन के बाद हमेशा सेंटेंस सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कंजंक्शन के जस्ट बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर मैन वर्ब होना चाहिए, तो कंजंक्शन के बाद। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है सारा सही है, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन के बाद का जो स्ट्रक्चर है ना, वेयर के जस्ट बाद हैड नहीं आना चाहिए, वेयर के जस्ट बाद ही आना चाहिए, उसके बाद हैड आएगा, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि इस पार्ट में कहाँ गलती है, कंजंक्शन के बाद यहाँ पे गलती है, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. सेंटेंस पढ़ने से हमें पता चलता है कि यहाँ पर since 4 प्लस टाइम पीरियड, यानी कि सिंस 4 प्लस टाइम यूज किया गया है, और जब भी सिंस 4 प्लस टाइम यूज किया जाएगा तो टेंस होगा परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस का, परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस का होना चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशंस में प्रेजेंट के परफेक्ट भी हो सकता है, तो वो चीज़ एक अलग होती है, लेकिन परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस जनरली होना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हम सेंटेंस देखते हैं तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है एम, और उसके साथ ING फॉर्म आ रहा है, यानी कि ये तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस दे रखा है, जबकि होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। होना क्या चाहिए, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जबकि दे रखा है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, तो यानी कि यहाँ पे गलती कर रखी है। ठीक है, सिंस 4 प्लस टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एम की जगह पर हैव बीन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हैव बीन, तो आपका सेंटेंस सही हो जाता। अगर एम की जगह पर आप हैव बीन लगाते हैं तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो जाता है। ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। ठीक है ना, इसलिए पार्ट ए आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि पार्ट ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन so early in the morning, no error। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं टेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए। आई डू नॉट नो के बाद जो वेयर है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे वेयर कंजंक्शन का काम कर रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 में वेयर कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन का एक नियम होता है कि कंजंक्शन के जस्ट बाद सेंटेंस सिंपल तरीके से आएगा, जैसा कि हमने इसमें बताया था, यानी कि कंजंक्शन के बाद सीधा सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है वो आनी चाहिए, फिर उसके बाद मैन वर्ब जो भी है। तो यहाँ पे वेयर के बाद जस्ट ही आना चाहिए था, कुड बाद में आना चाहिए था, पहले वेयर के बाद ही आएगा, ही के बाद फिर कुड आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ गलती क्या है, पार्ट ए में गलती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस के बीच में कोई भी WH वर्ड है तो वो कंजंक्शन का काम करेगा, और कंजंक्शन का कोई भी कंजंक्शन अगर आता है, चाहे वो WH वर्ड हो, चाहे WH वर्ड के अलावा हो, कंजंक्शन मीन्स दो क्लोजेस या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, यानी कि ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो दो क्लोजेस को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है। और कोई भी कंजंक्शन अगर आएगा तो वो दो क्लोजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो उसका काम सिर्फ जोड़ना है, उसका काम सिर्फ जोड़ना है, यानी कि वो सिर्फ जोड़ने का काम करेगा। तो उसके बाद वाली क्लोज भी सिंपल तरीके से होगी, उसके पहले वाली क्लोज भी सिंपल तरीके से होगी। तो बाद वाली क्लोज का मतलब सब्जेक्ट, सिंपल तरीके से मतलब क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी है, उसके बाद मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और इससे पहले वाली क्लोज भी अपने तरीके से होगी। ठीक है ना, ये एक तो सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 में वेयर के बाद ही आना चाहिए, कुड नहीं आना चाहिए, फिर ही के बाद कुड आना चाहिए था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए में एरर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बाय द टाइम वी गॉट our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun। अब यहाँ पे देखिए, बाय द टाइम का मैंने आपको तरीका बताया था कि बाय द टाइम के जस्ट साथ में कौन सा टेंस यूज किया जाए, तो दूसरी वाली क्लोज किस टेंस में होनी चाहिए। ठीक है ना, देखते हैं। जो आपका बाय द टाइम है इसके जस्ट बाद में यहाँ क्या दिया हुआ है, वी गॉट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आवर टिकट्स एंड एंटर्ड ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, द सिनेमा थिएटर। तो यानी कि ये जो क्लोज दे दी गई ये पास्ट के इंडेफिनिट की दे दी गई बाय द टाइम के साथ।
तो जब बाय द टाइम के साथ वाली क्लोज पास्ट के इंडेफिनेट की है तो दूसरी वाली जो क्लोज होगी वो डेफिनेटली किस टेंस में होगी, पास्ट के परफेक्ट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? पास्ट के परफेक्ट में। और पास्ट के परफेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि ये क्लोज पास्ट के परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए बाय द टाइम वी गोट, ये तो ठीक है, ये क्लोज तो पास्ट इंडेफिनेट। दूसरी क्लोज देखते हैं, द सो वॉज ऑलरेडी बिगन, वॉज ऑलरेडी बिगन आया है तो ये तो पास्ट का परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट सी गलत है, क्योंकि ये नियम है बाय द टाइम के साथ एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है, एक क्लोज पास्ट इंडेफिनिट की है तो दूसरी क्लोज डेफिनेटली पास्ट के परफेक्ट की होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है पास्ट के परफेक्ट की। तो यानी कि पार्ट सी जो है आपका वो गलत है। तो पार्ट सी आपका आंसर हो जाएगा कि सी पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाय द टाइम, अब ये भी बाय द टाइम वाला है। बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाय द टाइम वाला एक दूसरा नियम भी हमने बताया था। बाय द टाइम के हमने दो चीज़ बताई थी कि बाय द टाइम के साथ अगर पास्ट इंडेफिनेट हो, बाय द टाइम के साथ अगर पास्ट इंडेफिनेट हो तो दूसरी वाली क्लोज पास्ट के परफेक्ट में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? पास्ट के परफेक्ट में। लेकिन अगर बाय द टाइम के साथ में प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो, कई बार ये होता है बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट का इंडेफिनेट होता है और दूसरी वाली जो क्लोज होती है वो फ्यूचर के परफेक्ट में होती है, वो प्रेजेंट के परफेक्ट में नहीं होती, फ्यूचर के परफेक्ट में होती है। अब यहाँ पे देखिए बाय द टाइम के साथ यहाँ पे वी विल आवर टिकट्स एंड एंटर सिनेमा थिएटर, वी विल गेट आवर टिकट्स यानी कि फ्यूचर का इंडेफिनेट है, और दूसरी तरफ द सो विल हैव ऑलरेडी बिगन, विल हैव, शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यानी कि ये तो फ्यूचर का परफेक्ट सही है। तो यहाँ तो फ्यूचर का परफेक्ट सही है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर का इंडेफिनेट नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? फ्यूचर के परफेक्ट के साथ प्रेजेंट का इंडेफिनेट। तो यहाँ पे विल की जगह पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना, ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट होना चाहिए था, उसके बाद यहाँ फ्यूचर का परफेक्ट, क्योंकि बाय द टाइम के साथ यही नियम बनते हैं, ये एक क्लोज प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, दूसरी फ्यूचर के परफेक्ट में। तो फ्यूचर के इंडेफिनेट और फ्यूचर के परफेक्ट की कोई भी नियम बाय द टाइम के साथ नहीं बनता। तो इसलिए बाय द टाइम के साथ वाली जो क्लोज है ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट में होनी चाहिए, जबकि दे रखी है फ्यूचर के इंडेफिनेट में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी में ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी ध्यान रखना, इसमें ग्रामेटिकल एरर है, इसमें विल नहीं आना चाहिए, वी के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है ना, देखिए हम पढ़ते हैं कि आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर के साथ हम पढ़ते हैं कि आफ्टर बिफोर जो होते हैं ना, एक तरफ तो होता है पास्ट का इंडेफिनेट और एक तरफ होता है पास्ट का परफेक्ट। ठीक है ना, जैसे हमने एग्जांपल्स पे लिए थे कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने वहाँ पे लिए थे जब हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो अब आफ्टर और बिफोर में कंफ्यूजन ये होता है कि आफ्टर जो होता है ना, आफ्टर इसके जस्ट साथ वाली जो क्लोज होती है वो पास्ट के परफेक्ट में होनी चाहिए और दूसरी वाली पास्ट के इंडेफिनेट में होनी चाहिए, है ना। यानी कि आफ्टर के जस्ट साथ में जो क्लोज आएगी वो पास्ट के परफेक्ट में होनी चाहिए, जबकि जो बिफोर होता है वो बिफोर का नियम क्या बताया था मैंने, बिफोर के जस्ट साथ वाली क्लोज पास्ट के इंडेफिनेट में होनी चाहिए और दूसरी वाली पास्ट के परफेक्ट में होनी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं गोरी टोल्ड मी, टोल्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ तो टोल्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया। इसके बाद हिज नेम आफ्टर आ गया, आफ्टर आ गया ना, तो ये तो हो गया पास्ट का इंडेफिनेट, यहाँ ठीक है। लेकिन आफ्टर के जस्ट साथ वाली जो क्लोज है ना वो ये है, तो ये क्लोज किस टेंस में होनी चाहिए? पास्ट के परफेक्ट में होनी चाहिए। तो पास्ट के परफेक्ट में होने के अकॉर्डिंग ही लेफ्ट की जगह पर क्या होना चाहिए था? ही हैड लेफ्ट। क्या होना चाहिए था? ही हैड लेफ्ट। पास्ट परफेक्ट में यही तो होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि पार्ट सी में हैड लेफ्ट होना चाहिए था, जो कि हैड लेफ्ट नहीं है। इसका मतलब पार्ट सी हमारा करेक्ट आंसर है, पार्ट सी में ग्रामेटिकली एरर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब यहाँ पे भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखो
वी सब्जेक्ट है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सेलिब्रेटिंग, ये हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, फिर मैनी फेस्टिवल्स आ गया, ऑब्जेक्ट्स जैसा है। उसके बाद सिंस 4 आ गया, सिंस 4 आ गया। उसके बाद टाइम आ गया। अब देखिए, सिंस के साथ आना चाहिए डेफिनेट टाइम, जबकि यहाँ जो दे रखा है ये सेंचुरीज, यानी कि शताब्दियों से, तो ये तो इंडेफिनिट टाइम है, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है ये, शताब्दियों से। अब फिक्स अपन को निश्चित थोड़ी पता है कि कितने सालों से या कितने दिनों से या कितने महीनों से या कितने सालों से, कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ सिंस सेंचुरी जो आ रहा है, तो इसकी जगह पर होना चाहिए था 4 सेंचुरीज, क्योंकि ये इंडेफिनिट टाइम है। तो यहाँ पर सिंस की जगह पर 4 आना चाहिए था। इसका मतलब आपका पार्ट सी में ग्रामेटिकली एरर है, यानी कि पार्ट सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सारा सेंटेंस आपका सही है, सिंस की जगह पर 4 आ जाएगा जब, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंस दे रखा है, इसका मतलब पार्ट सी में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है? ओल्ड एज एंड infirmity had begun to catch up with him। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी सब्जेक्ट हो गया आपका, हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड। उसके बाद बिगन, देखिए एक वर्ब होती है BEGIN, बिगिन। बिगिन का मतलब शुरू करना, प्रारंभ करना। बिगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है बिगेन, BEGAN, ये होती है सेकेंड फॉर्म इसकी। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BEGUN, बिगन। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन। तो यहाँ पे हैड के साथ जो दे रखा है वो दे रखा है सेकंड फॉर्म, और कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म वर्ब की नहीं आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे बिगेन की जगह पर क्या होना चाहिए था? बिगन होना चाहिए था, BEGUN, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, तो सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है ग्रामेटिकली, तो यानी कि बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। अब देखिए, इसमें भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ हम दो क्वेश्चंस में पहले पढ़ चुके हैं कि WH वर्ड वेयर जो है यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। और जब वेयर कंजंक्शन का काम करेगा, यानी कि दो क्लोजेज को जोड़ने का काम करेगा, तो इसके बाद वाली जो क्लोज है वो सिंपल तरीके से आएगी, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है, उसके बाद मैन वर्ब आएगा। तो यहाँ पे वेयर के बाद वॉज दे रखा है, जबकि वॉज नहीं आएगा। वेयर के जस्ट बाद द मैरिज हॉल आएगा, द मैरिज हॉल, फिर इसके बाद वॉज आएगा, द मैरिज हॉल के बाद वॉज आएगा। द मैरिज हॉल पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके बी पार्ट में एरर है, कंजंक्शन के जस्ट बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, इस सब्जेक्ट के बाद फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी वॉज, ठीक है ना। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, ठीक है। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको कीवर्ड ध्यान हो तो आपको कीवर्ड पता होगा कि एगो जो हमने कीवर्ड बताया था वो पास्ट के इंडेफिनिट का बताया था, पास्ट के इंडेफिनिट का कीवर्ड बताया था। जबकि सेंटेंस कीवर्ड नहीं बदलना है आपको। कभी आप ये सोच लो कि सर सेंटेंस तो आपका हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्यों नाम कीवर्ड को बदल दे? नहीं नहीं नहीं, कीवर्ड हमेशा कभी नहीं बदलता। तो गलती जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब में ही होगी। कीवर्ड को हमें नहीं बदलना, ना कॉम्बिनेशन चेंज करना है, ना कीवर्ड चेंज करना है, ठीक है। चेंजिंग जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में ही होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जबकि कीवर्ड पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही होना चाहिए था। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। तो आपका क्वेश्चन फिर सही हो जाता, आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। तो यानी कि यहाँ पे हैव पास्ट की जगह पर सिर्फ पास्ट आना चाहिए था। तो आपका ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ए पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, ठीक है। अब देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का एक नियम आपको बताया था कि यदि सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा हो,
एक क्लोज सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट में होगी तो दूसरी क्लोज प्रेजेंट के परफेक्ट में होगी, ये डेफिनेट है। या फिर एक क्लोज हम कह लें प्रेजेंट के परफेक्ट में है और सिंस के साथ, तो सिंस के साथ कोई दूसरी क्लोज जुड़ रही है तो सिंस के साथ जुड़ने वाली हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट में होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट एक क्लोज जुड़ रही हो सिंस के जस्ट बाद में, तो दूसरी वाली जो क्लोज है वो आपकी किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट के परफेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं हम, सिंस ही ज्वाइंट, ही सब्जेक्ट हो गया, ज्वाइंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये तो आपकी हो गई दिस पोस्ट, ये तो आपकी हो गई पास्ट के इंडेफिनिट की, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है पास्ट के इंडेफिनिट। इसके बाद वाली जो क्लोज है वो देखते हैं। सिंस के साथ जब पास्ट इंडेफिनिट जुड़ गया तो इसके बाद वाली क्लोज आपकी होनी चाहिए प्रेजेंट के परफेक्ट की, लेकिन यहाँ पे दे रखी है डिड नॉट, यानी कि पास्ट के इंडेफिनिट की दे रखी है। यहाँ तो पास्ट के इंडेफिनिट की दे रखी है तो पास्ट के इंडेफिनिट की गलत है, ठीक है ना, तो गलत है। तो यानी कि आपके जो आंसर है डिड नॉट टेक की जगह पे होनी चाहिए थी ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिड नॉट की जगह पर क्या होना चाहिए था, डिड नॉट टेक की जगह पर ही हैज नॉट टेकन, नॉट टेकन, ये जब हो जाता आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। तो यानी कि आपके किस पार्ट में गलती है, पार्ट में आपके बी पार्ट में गलती है यहाँ पे, ठीक है। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया 1990, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है 2020, ठीक है। या आप जब भी इसको मान लीजिए कोई इसको पढ़े तो 2021 में पढ़ेगा या 2022 में पढ़ेगा या 2000 किसी ने 19 में पढ़ा होगा, 18 में पढ़ा होगा, लेकिन ये यानी कि आप सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 1990 जो टाइम पीरियड है वो पास्ट टाइम है। वो कौन सा टाइम है, पास्ट टाइम। तो यहाँ पर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पास्ट टाइम अगर दिया होता है ना तो वो सेंटेंस भी पास्ट के इंडेफिनेट का होता है। किसका होता है, पास्ट के इंडेफिनेट का। तो यहाँ पर यस्टरडे दिया हो या लास्ट के साथ कुछ टाइम पीरियड दिया हो या एगो दिया हो या पास्ट टाइम दिया हो तो वो पास्ट इंडेफिनेट का ही होता है। यानी कि आपका सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनेट का होना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस है किसका आपका, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड, तो यानी कि आपका सेंटेंस है प्रेजेंट के परफेक्ट का, और जबकि ये होना चाहिए था पास्ट के इंडेफिनेट का। तो यानी कि यहाँ पे पास्ट टाइम दे रखा है इसलिए ये पास्ट के इंडेफिनेट का होना चाहिए, इसलिए आपके किस पार्ट में गलती है, पार्ट बी में गलती है, ठीक है ना। तो यानी कि आपका होना चाहिए था आई हैव पास्ड की जगह आई पास्ड। परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। He has read 4 plays. He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कीवर्ड देख के चलते हैं हम। यहाँ पे कीवर्ड जो दे रखा है बाई प्लस फ्यूचर टाइम, द एंड ऑफ दिस हिज वैकेशन, यानी कि कभी भी ये आ जाए बाई के साथ द एंड ऑफ, ठीक है ना, दी एंड ऑफ। अब दी एंड ऑफ के बाद दी एंड ऑफ दिस ईयर या दी एंड ऑफ दिस मंथ या दी एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, बाई के साथ दी एंड ऑफ यहाँ पे कुछ भी आ जाए तो इसको माना जाता है फ्यूचर टाइम, यानी कि ये फ्यूचर के समय को दर्शा रहा है। और जब ये फ्यूचर के समय को दर्शा रहा है, हमने एक चीज़ आपको बता दी थी, कभी भी बाई प्लस फ्यूचर टाइम आता हो सेंटेंस में तो वो सेंटेंस हमेशा किसका होगा, फ्यूचर के परफेक्ट का। तो ये सेंटेंस किसका होना चाहिए था, फ्यूचर के परफेक्ट का, लेकिन ये है किसका, ये सेंटेंस देखते हैं, सॉरी, ये सेंटेंस है किसका, बाई द एंड ऑफ दिस वैकेशन। यहाँ पे कीवर्ड से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर के परफेक्ट का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है किसका देखते हैं, ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, रिटन बाय शेक्सपियर, यहाँ तक ठीक है। तो यानी कि हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, और जबकि होना चाहिए था फ्यूचर का परफेक्ट। तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फिर हैज़ रीड की जगह पर क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे होना चाहिए था ही विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी रीड, ही विल हैव रीड 4 plays written by शेक्सपियर by the end of his
वेकेशन, तो आपका आंसर सही हो जाता है, यानी कि पार्ट ए में आपकी ग्रामेटिकल गलती है, तो पार्ट ए 14 में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। when they stole the money when they stole the money and where did they hide it? when they stole the money and where did they hide it? अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इस क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो जब इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है का मतलब क्या हो रहा है, जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस जो है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो सेंटेंस है वो किसका है, ये पूरा सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव, WH वर्ड इंटरोगेटिव, यानी कि WH वर्ड का प्रश्नवाचक सेंटेंस है। और जब ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है और WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा है, तो इसका एक नियम होता है कि जब भी WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, जैसे यहाँ पे वहन दे रखा है, तो उसका क्या नियम होता है कि WH वर्ड स्टार्टिंग में है, वो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, तो इसका मतलब WH वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर मैन वर्ब आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। जबकि यहाँ पे दे क्या रखा है, WH वर्ड के जस्ट बाद सब्जेक्ट दे रखा है, जबकि यहाँ पर और सब्जेक्ट के बाद स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। ठीक है ना, द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, तो यहाँ तो ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये वाला यहाँ तो ठीक है पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे भी ये पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का WH वर्ड होगा, तो स्ट्रक्चर होगा वैन के जस्ट बाद में, यानी कि WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यानी कि सेंटेंस होना चाहिए था आपका वैन डिड, वैन के बाद डिड आना चाहिए था, वैन डिड, ठीक है, उसके बाद आना चाहिए था दे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी स्टील, वैन डिड दे स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। तो यानी कि आपका जो एरर है वो एरर है आपके पार्ट ए में, पार्ट ए में ग्रामेटिकल एरर है, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट ए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज ली गई है, हैज हेल्पिंग वर्ब ली गई है, तो क्वेश्चन नंबर 16 साथ हैज हेल्पिंग वर्ब ली गई है, तो टुक जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी हैज, तभी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो टेक वर्ब है, जो टेक वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे आनी चाहिए थी हैज के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या आना चाहिए था, टेकन आना चाहिए था, जबकि टुक दे रखा है। इसका मतलब इसका जो बी पार्ट है, उस बी पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 16 में पार्ट बी। ठीक है ना, 17 देखते हैं। फोर टाइम immemorial sea shells have been used by man in many ways। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या निकलेगा, यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताता हूं कि जो टाइम इमेमोरियल होता है ना, ये जो वर्ड है टाइम इमेमोरियल, इसको डेफिनेट माना जाता है, हालांकि होता है इंडेफिनेट है, बट इसको डेफिनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। और टाइम इमेमोरियल जब भी वर्ड आए ना आपके सामने, तो इसके साथ हमेशा सिंस वर्ड यूज करना, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ हमेशा सिंस वर्ड यूज करना। जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें ये स्किप हो गई थी ये बात, तो इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो नई नई चीज़ निकल के सामने आती है। तो ये चीज़ आपके सामने आई कि टाइम इमेमोरियल वर्ड जब भी आ जाए तो इसके साथ हमेशा सिंस यूज किया जाता है, इसके साथ फोर का यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना, ध्यान रहेगी ये बात। तो यानी कि आपका ए पार्ट ही गलत हो जाता है यहाँ पे, आगे तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं होती जब ये ए पार्ट ही गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, नो एरर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे, जब क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पे द रिवर इज इन स्पेट, ठीक है, एंड इट हैज,
तो इट सब्जेक्ट हो गया आपका, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ओवरफ्लोन। तो ओवरफ्लो जो आपकी वर्ब है ना, OVERFLOW, ओवरफ्लो जो वर्ब है ना आपकी, जब इसकी आप थर्ड फॉर्म बनाओगे तो ओवरफ्लोन नहीं बनेगी, इसमें ईडी लगता है, ओवरफ्लोड होता है वो, ठीक है ना। ओवरफ्लोन नहीं होता, ओवरफ्लोड होता है। तो यहाँ पे आपको ये वर्ब का थोड़ा सा गलती है, तो इस वर्ब का गलती आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका ओवरफ्लोन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपका ओवरफ्लोड होना चाहिए था, जो ओवरफ्लोड है ना, ओवरफ्लोड होना चाहिए था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। तो यानी कि आपका पार्ट बी गलत है, पार्ट बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। द लिटिल बॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार पढ़ो ध्यान से और इसमें देखो, बड़ा सिंपल सा है। जब आप देखोगे इसमें कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो दे रखा है ना, इन ये टाइम पीरियड इंडेफिनिट, अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, यानी कि लंबे समय से, इसका मतलब इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट है तो यहाँ पे सिंस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फोर आना चाहिए। तो फोर आना चाहिए, तो यानी कि पार्ट सी में आपके एरर है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा, आप ध्यान से बड़े सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो आसानी से आपको गलती निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, ठीक है। अब ये भी बड़ा सिंपल है, देखिए यहाँ पे सिंस 4 प्लस जब टाइम दे रखा है 3 years, इंडेफिनिट टाइम 4, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस 4 टाइम दे रखा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जबकि ये दे रखा है क्या है, इज गोइंग, और जबकि इज गोइंग नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, हैज बीन गोइंग। तो इज गोइंग की जगह क्या होना चाहिए था, हैज बीन गोइंग। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, पार्ट बी में ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे आपका आना चाहिए था हैज बीन गोइंग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम, hereditary dancers have their own set of companists who lived with the dancers and traveled with them for place to place when they gave performances. रेनेसेंस का क्या मतलब होता है, प्रबोध काल, है ना, पुनर्जागरण भी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सेंटेंस को एक बार आप ध्यान, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है लेकिन बड़े सेंटेंस में बड़ी आसानी से गलती आपको मिल जाएगी आप जब पढ़ोगे इसको। सेंटेंस को एक बार ध्यान से आप पढ़ोगे ना तो आपको क्या पता चलता है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसेंस, इस चीज से आपको पता चलता है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। रेनेसेंस पहले हो चुका था, सैकड़ों सालों पहले की बात है ये, ठीक है ना। तो रेनेसेंस यानी कि पुनर्जागरण, प्रबोध काल, ये सारा जो है पुनर्जागरण जो काल है जिसमें धर्म सुधार वगैरह यूरोप में या वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे जो भी हुआ था, तो आप हिस्ट्री में ये वर्ड आता है रेनेसेंस। तो ये जब हम पुनर्जागरण या प्रबोध काल की जब भी हम बात करते हैं तो ये पास्ट टाइम की बात हो रही है। तो जब ये पास्ट की बात हो रही है इसका मतलब ये सेंटेंस ही पास्ट का होना चाहिए पूरा। तो in the early year of Renaissance of Bharatanatyam, hereditary dancers have their own set of components who lived, यहाँ पे who है, lived वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी ठीक है, with the dancers and traveled वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी lived और यहाँ पे traveled, ये भी ठीक है, with them from place to place when they gave, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी ठीक है। यानी कि पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, बस यहाँ पे एक गलती है, इसमें पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म गैव, पूरा सेंटेंस पास्ट में चला। लेकिन हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओवन सेट ऑफ कंपनिस्ट्स, तो यहाँ पे हैव जो दे रखा है ना मैन वर्ब के रूप में, ये गलत दे रखा है, इसकी जगह पर आना चाहिए था हैड। ये मैन वर्ब के रूप में दे रखा है, तो हैव मैन वर्ब के रूप में प्रेजेंट में आता है और पास्ट में क्या आता है, हैड। मैन वर्ब के रूप में पास्ट में क्या आता है, हैड। तो यहाँ पे होना चाहिए था हैड, हैव नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। इसलिए आपको ये थोड़ा सा, यहाँ कितना बड़ी छोटी सी गलती है, जब आपको पता चलेगा सारा टेंस पास्ट में चल रहा है लेकिन हैव मैन वर्ब के रूप में यहाँ जो दे रखा है वो गलत दे रखा है, इसकी जगह पर होना चाहिए था आपके हैड। तो यानी कि आपका किस पार्ट में गलती है, पार्ट ए में ही गलती है आपके, है ना। बी सही है और सी भी सही है और डी तो नो एरर है, तो पार्ट ए में ही आपके एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। दिस इज turned out to be one of our most successful projects and we have
मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी देखिए आप। दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट। अब देखिए एंड जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस एंड के साथ वाली क्लोज को देखिए, एंड कंजंक्शन है ना, तो यानी कि इससे दो क्लोजेज जुड़ रही है। तो एंड के बाद वाली जो क्लोज है, एंड के जो बाद वाली क्लोज है, इसको आप देखोगे तो पता चलता है आपको किसमें है, वी सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका हैव है, वी है, उसके बाद मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये जो क्लोज है आपकी, ये आपकी हो जाती है प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो एंड के साथ वाली जो क्लोज है, दूसरी वाली क्लोज, यानी कि एंड के बाद वाली क्लोज प्रेजेंट के परफेक्ट में है, तो दूसरी वाली क्लोज किस में होनी चाहिए थी, अब देखते हैं किस में होनी चाहिए। दिस इज टर्न आउट, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती ये हो गई कि इज की जगह पर यहाँ पे हैज होना चाहिए था, तब एंड के साथ इधर भी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता और इधर भी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। ठीक है ना, तो इज टर्न आउट की जगह क्या होना चाहिए था, दिस हैज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। यहाँ पे इस पार्ट में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे होना चाहिए था हैज, इज की जगह पर होना चाहिए था हैज, और टर्न आउट तो आपका है ही ठीक, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। ठीक है ना, टर्न आउट टू बी, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा आपका। ए पार्ट में आपकी थोड़ी सी गलती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, देखिए इसमें क्या होता है। अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। अब यहाँ पे आप देखोगे बिफोर के साथ द प्रेजेंटेशन, बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, यानी कि आपको ये जो सेंटेंस है ही इज गिवन मी, ही इज गिवन मी नहीं होगा, ये पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो गलत होता है। इसका मतलब होता है ही इज गिवन मी, वह मुझे दिया गया, जबकि ये सेंटेंस कह रहा है कि अलॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसने मुझे दिए। ठीक है ना, उसने मुझे अलॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है आपका, ये प्रेजेंट के परफेक्ट का है, और जब प्रेजेंट के परफेक्ट का होगा तो यहाँ पे इज गिवन की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, ही हैज़ गिवन, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गिवन, तो क्या हो जाएगा ही हैज़ गिवन। तो यानी कि इसमें पार्ट ए में एरर है, पार्ट ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे ना, सिंस द ट्रिप होम ठीक चलता जा रहा है, वॉज एक्सपेंसिव, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस लिए डिड लगा दिया, डिड प्लस नॉट लगा दिया, इसको नेगेटिव बनाने के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब लगा दी और प्लस नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब डिड। और आपको ये बात ध्यान रखना है, जब पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, ना कि सेकंड फॉर्म में। और वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म आती है गो, सेकंड फॉर्म आती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो यहाँ पे वेंट नहीं होना चाहिए था, जब आप डिड नॉट लगा रहे हो तो यहाँ पे वेंट की जगह पर क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि आपके सी पार्ट में एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 24 में आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। As she is late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office। अब देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है yesterday आ रहा है, उसके बाद decided वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है, to breakfast and leave for office, ये सारी चीज़ आ रहा है। ठीक है ना, अब आपको ये बात ध्यान रखना है, जब yesterday यहाँ पे आ रहा है बेटा, तो यानी कि ये हमें पता चल गया कि भाई ये पास्ट की बात कर रहा है, और जब ये पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पर इज कैसे आ जाएगा, एज सी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे, वो कल काम, जैसे कि वो कल काम के लिए लेट थी, तो कल की बात हो रही है तो सी वॉज लेट आना चाहिए ना, इज लेट थोड़ी आएगा, तो क्या आना चाहिए, सी वॉज लेट। तो यहाँ पे पार्ट ए जो है इसमें इज की जगह पर क्या होना चाहिए था, वॉज।
तभी तो यस्टरडे की बात होगी। तो यानी कि 25 में आपके ए पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, एज सून एज द CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him। ठीक है ना। अब देखिए, हमने ये आज चीज आपको बता दी थी कि एज सून एज के साथ एक तरफ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। तो CEO एंटर्ड द ऑफिस, ये ठीक है। द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। हिम, एंड लग गया, इसके बाद एंड रिपोर्ट द मैटर, एंड के बाद जो वर्ब है रिपोर्ट, ये फर्स्ट फॉर्म में है, जबकि पूरा एज सून एज के साथ पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट ही दूसरी क्लोज का कंप्लीट होगा। यहाँ पे आएगी सेकंड फॉर्म, जबकि दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और आनी चाहिए सेकंड फॉर्म। तो एंड के बाद क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट की जगह है वो किस में हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में हो जाएगी। सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो इसके साथ ईडी लग जाएगा, रिपोर्टेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। तो पार्ट सी में आपका एरर है क्वेश्चन नंबर 26 में जब हम देखते हैं तो। ठीक है ना, एज सुन एज के साथ CEO एंटर्ड, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसके साथ वाली दूसरी जो क्लोज है वो भी कंप्लीट पास्ट में ही होनी चाहिए। तो ये तो पास्ट इंडेफिनेट में थी, सेकंड फॉर्म थी। यहाँ पे रिपोर्ट जो है ये फर्स्ट फॉर्म में थी, जबकि आएगी यहाँ पे सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे पार्ट सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 27, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन नंबर 27। आप देखोगे कि इसमें द कॉलेज सब्जेक्ट है, इज रनिंग, ये सारी चीज़ें, उसके बाद सिंस 4+ टाइम दे रखा है। जब भी सिंस 4+ टाइम दे दिया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात की जाएगी। तो यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे रखा है इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज़ बीन रनिंग, हैज़ बीन आना चाहिए था, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी रनिंग, तो आपका सेंटेंस सही होता। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 में बी पार्ट में एरर है, क्योंकि सिंस 4+ टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे हैज़ बीन रनिंग आना चाहिए था। ठीक है ना, पता चल जाएगा ना, बड़ा सिंपल सा आंसर है आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम यस्टरडे। डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखो, क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, WH वर्ड है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक है आपका, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसका मतलब ये किसका है, पास्ट के इंडेफिनिट का है। इतना तो पता चल गया पास्ट के इंडेफिनिट का है। तो पास्ट के इंडेफिनिट का ये सेंटेंस ये क्लोज हो गई, डिड ही टेल यू, यहाँ तक पास्ट के इंडेफिनिट की हो गई। उसके बाद वाई कंजक्शन लगा दिया, तो कंजंक्शन के बाद सेंटेंस तो सिंपल तरीके से आना चाहिए, तो इसमें भी सिंपल तरीके से आ रहा है। लेकिन कंजंक्शन के बाद एक क्लोज अगर पास्ट इंडेफिनिट किए तो कंजक्शन के साथ वाली दूसरी क्लोज भी पास्ट में ही होगी। तो ये आपकी, ये तो हो गई आपकी पास्ट इंडेफिनिट की, तो दूसरी क्लोज भी पास्ट में ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हैज़ नॉट दे रखा है, हैज़ नॉट कम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, हैज़ नॉट कम, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको बना रखा है प्रेजेंट परफेक्ट की, जबकि ये होनी चाहिए थी पास्ट परफेक्ट की। तो यहाँ पे होना चाहिए था हैड नॉट, यहाँ पे हैज की जगह पर क्या होना चाहिए था, हैड नॉट। ठीक है ना, ये जब पास्ट इंडेफिनेट की है तो कंजंक्शन के साथ दूसरी पास्ट में ही होगी ना, हैज़ नॉट दे रखा है तो इसकी जगह पर आना चाहिए था हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था हैड नॉट कम, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि बी पार्ट में आपके एरर है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट नहीं होगा, ये पास्ट का परफेक्ट होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख on the 169th floor of Burj Khalifa. Last night I dreamed I was a sheikh on the 169th floor of Burj Khalifa. No error. ठीक है, अब इसको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लास्ट नाइट वर्ड दे रखा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमें पहले ही पता चल गया कि ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट के इंडेफिनिट की, लास्ट प्लस टाइम आएगा तो पास्ट के इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो यानी कि अब ये सेंटेंस होना चाहिए था पास्ट का इंडेफिनिट, और जबकि इसमें दे क्या रखा है, लास्ट नाइट के बाद जो सब्जेक्ट दे रखा आई, इसके बाद जो ड्रीम वर्ब है ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी आनी चाहिए थी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ड्रीम की क्या होती है, या तो इसमें ईडी लगा देते हैं, DREAMED, ड्रीम्ड,
ठीक है ना, या इसको हम दूसरे तरह सेकंड फॉर्म इसकी ये भी होती है DREAMT, ड्रीम्ड, दोनों सेकंड फॉर्म सही है, ठीक है ना। यानी कि DREAMED ये भी सही है और DREAMT ड्रीम्ड ये भी सही है, दोनों सही है। इसमें गलती यहाँ पे है, तो यानी कि पार्ट ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखते हैं। सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983, ठीक है ना, सिंस 1983। अब यहाँ पे देखिए, सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983, बड़ा सिंपल सा है। जब आप इसको देखोगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है सिंस प्लस टाइम दे रखा है, ठीक है ना, सिंस के साथ टाइम दे रखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। पास्ट के कॉन्टिन्यूस में सिंस 4 प्लस टाइम थोड़ी आता है, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो ये होना चाहिए था आपका पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए था। सिंस के साथ यहाँ पे टाइम दे रखा है पास्ट टाइम, तो ठीक है ना। तो यहाँ वर वर्किंग की जगह पे क्या होना चाहिए था, हैड बीन वर्किंग। क्या होना चाहिए था, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है आपकी, और वर्किंग पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना, वर वर्किंग की जगह पर हैड बीन वर्किंग हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि इसका ऑप्शन ये क्यों आना चाहिए। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज और हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे एक्सरसाइज 4 में आपको। फिर एक्सरसाइज 4 के बाद हम न्यू टॉपिक डालेंगे, न्यू टॉपिक की क्लासेस का वीडियो डालेंगे, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।